नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था विस्कोसिटी क्या होते हैं, उसका एग्जांपल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी देखा था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। ये तो आप जानते हो कि भाई विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में कंपैरिजन मतलब क्या क्या सेम है और क्या क्या अलग है। सबसे पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। बोथ विस्कस फोर्स and solid frictions come into play whenever there is a relative motion। अब देखो आप बोलोगे सर रिलेटिव मोशन सॉलिड फ्रिक्शन में भी ऐसे होता है। यस, सॉलिड फ्रिक्शन में भी अगर मान लो कि एक सरफेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव होगा और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब भी फ्रिक्शन काम आएगा। वैसे ही विस्कस फोर्स भी तब काम आएगा। दूसरा, बोथ ऑपोज द मोशन, उसमें भी आप देखो कि विस्कस फोर्स हमने कल देखा था पीछे आ रहा है, सॉलिड फ्रिक्शन भी ये पीछे आता है, बराबर। बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, इसलिए होगा। और सेम टू सेम लिक्विड में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थी उनकी सिमिलरिटी। एक मार्क के लिए जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं, तो याद रख लेना। अब है डिसिमिलरिटी। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सॉलिड फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। हमने देख लिया एफ, ये विस्कस फोर्स का हमने फॉर्मूला देख लिया बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है and directly proportional to change in the velocity with respect to distance. It is directly proportional to the relative velocity between the two liquid layers. वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा कितनी भी वेलोसिटी हो। सिर्फ आपको पता हो तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन आर। देखो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट। इट इज इंडिपेंडेंट, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि लेयर्स में तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं, समझे? तो जिस ये देखो आपको ये डिफरेंस कैसे याद रखना है, विस्कस फोर्स जिस पर डिपेंडेंट है सॉलिड उस पर नहीं है, और सॉलिड जिस पर डिपेंडेंट है विस्कस उस पर नहीं है, तो तीन डिफरेंस मिल गए। दैट्स इट, वही है। आज हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टोक्स लॉ, पॉइजलेस लॉ, पॉइजलेस लॉ, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। तीनों के डेरिवेशन मोस्ट आईएमपी है। डेरिवेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई लिख लो और मैं आपको डिटेल में कराऊंगा सब। सबसे पहला पॉइजलेस लॉ। पॉइजलेस लॉ क्या बोल रहा है? पॉइजलेस लॉ बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड V फ्लोइंग आउट पर सेकंड मतलब V by T, V by T देखा, V by T इन हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब मतलब देखो ये ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल है, जिसकी लेंथ क्या है L है, देख लो है, जिसकी रेडियस क्या है R, जिसकी रेडियस है R, अंडर अ प्रेशर डिफरेंस P, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस P होगा। अब बोलो सर प्रेशर डिफरेंस की क्यों जरूरत है? अब मान लो कि ये आपकी ट्यूब है, पानी से भरी हुई है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो जितना इधर प्रेशर लगेगा उतना ही इधर प्रेशर लगेगा, तो मुंह तो होगा नहीं, इसलिए इधर और इसके बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। इसलिए तो कभी आप याद करो, ऐसे आप स्ट्रॉ को पकड़ते हो, सक करते हो तो आता है, धक्का मारते हो मतलब आप फूंक मारते हो तो चला जाता है, मतलब प्रेशर तो चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? तब Q का फॉर्मूला ये होता है मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, पॉइजलेस फॉर्मूला। वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला पाई, P is pressure difference, R is radius upon 8 eta, eta means coefficient of fluid, मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस पे अपॉन है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास ये पाइप है, बराबर है, इसमें से आप वाटर और हनी या ऑयल, वाटर या ऑयल, चल दो, एक है वाटर और ऑयल। एक मिनट में मान लो कि भाई एक मिनट में इसमें सबसे ज्यादा कौन निकलेगा, वाटर निकलेगा या ऑयल निकलेगा? ऑब्वियसली वाटर निकलेगा। क्यों? वाटर का एटा ऑयल के एटा से कम होता है, बराबर है, ऑयल का एटा इससे ज्यादा होता है, इसलिए एटा ज्यादा मतलब क्यू, क्यू मींस फ्लो ऑफ वाटर पर सेकंड, फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकंड, वो कम हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली प्रूव भी हो गया। अब इसको करने के लिए पॉइजलेस ने थोड़े बहुत अजम्पशन किए थे। क्या? पहला, फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज स्टडी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। देखो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, स्टडी है, स्टडी मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा, द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लोगे तो यहाँ पे प्रेशर आप कहीं पे भी देखोगे सेम, यहाँ पे भी प्रेशर देखो सेम। तीसरा, द लिक्विड वेलोसिटी इज जीरो एट द वॉल्स। देखो वॉल पे लिक्विड वेलोसिटी जीरो है
एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स, जैसे आप नीचे जा रहे हो सेंटर पे आओगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है एंड द ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल सो दैट ग्रेविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी यहाँ पे भी सेम 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 सब जगह पे सेम रहेगी। ये चार उसके असम्पशंस है। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा? चार। क्या? चार डिपेंड नहीं, चार असम्पशन किए। पहला स्टडी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, दूसरा प्रेशर कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन में सेम होगा, तीसरा आपको पता है कि भाई पानी या लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो यहाँ पे जो कांटेक्ट में होगा इसके कारण यहाँ पे तो वेलोसिटी मिनिमम और बीच वाला कांटेक्ट में होगा ही नहीं, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम। और चौथा ट्यूब हॉरिजॉन्टल होता है सच दैट कि वहां पे ग्रेविटी का फोर्स ना लगे, सॉरी ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये डेरिवेशन कैसे है? ये डेरिवेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये उसने जिन्होंने भी बनाया होगा उन्होंने कुछ तो किया होगा, हाँ वो हमारे स्कोप से बाहर है इसलिए मैं डायमेंशनल से सोल्व करूंगा। डेरिवेशन ऑफ पॉइजनस फॉर्मूला, वॉल्यूम क्यू, फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब P बाय L, तीन चीजों पे डिपेंड है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले एटा, तो एटा का पावर A, फिर R का पावर B और P बाय L का पावर C। अब बोलोगे सर आपने P बाय L को एक साथ क्यों लिया? तो याद करो डायमेंशनल एनालिसिस तीन के लिए ही एप्लीकेबल है, तीन से ज्यादा नहीं, इसलिए उसको प्रेशर ग्रेडियंट मान लिया मैंने। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या हो जाएगा? K एटा का पावर A, R का पावर B और P बाय L का पावर C। ठीक है, ओके। अब अगर हम उसके डायमेंशनल कंपेयर करेंगे, K तो डायमेंशनल लेस है, Q क्या होता है? वॉल्यूम बाय टाइम होता है ना, वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम का क्या होगा? L क्यूब और टाइम का क्या होगा? T का पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा? m0 L का पावर 3 T का पावर -1। फिर अगर हम P बाय L को कंपेयर करेंगे, प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर का होता है m L -1 T -2 और लेंथ क्या होगा? L का पावर 1। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m L -2 T -2 हो गया। बात करते हैं एटा की। एटा का भी आपको याद रखना पड़ेगा, m L -1 T -1 हमने कल ही पढ़ा था, और R तो आपको पता है रेडियस ही है। तो देयरफॉर अगर हम Q की जगह पर मैं उसकी वैल्यू डालूं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, Q की जगह पे उसकी वैल्यू डाली, L का क्यूब T का पावर -1, फिर एटा m का पावर 1 L का पावर -1 T का पावर -1 A, फिर R मतलब क्या होगा? L का पावर 1 B और P बाय L हमारा क्या निकला था? m L का पावर -2 T का पावर -2 C। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m तो है ही नहीं, L का पावर 3 T का पावर -1। अब देखो यहाँ पे m का पावर है और m का पावर C, मतलब m का पावर A प्लस C, L का पावर -A प्लस B और -2C, -A प्लस B और -2C, T का पावर -A और -2C, T का पावर -A -2C। ठीक है, कंपेयर करेंगे अगर हम इसको, कंपेयरिंग, तो चेक कर लो कितना आएगा। 0 इज इक्वल टू A प्लस C, 3 is equal to -A plus B minus 2C and -1 is equal to -A minus 2C। एंड ऑन सॉल्विंग, सॉल्व कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। इससे A की वैल्यू माइनस ही निकलेगी, इसमें पुट कर दो तो A की वैल्यू निकली -1, B की वैल्यू निकली 4 और C की वैल्यू निकली 1। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू K एटा का पावर -1, R का पावर 4 और P बाय L का पावर 1। Q इज इक्वल टू K R का पावर 4 P क्या हो जाएगा? एटा एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू निकली थी पाई बाय 8, देयरफॉर Q इज इक्वल टू पाई R का पावर 4 P 8 एटा L। K की वैल्यू इन शॉर्ट डाल देनी है। आ गया समझ में? इजी बेटा, समझ में आया? तो इस हिसाब से निकला। डन।
ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, विस्कस ड्रैग क्या होता है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड मतलब जिसकी विस्कोसिटी होगी उसके नीचे आप बॉडी को फेंकोगे, होगा क्या? द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द बॉडी मूव्स इट विद इट्स वेलोसिटी। अब आप देखो बेटा, इसके साथ जो वाली लेयर है और इसके कांटेक्ट में जो वाली लेयर है, वो इसके साथ क्या करेगी? मूव करेगी। क्यों? बिकॉज आपको पता है इन दोनों के बीच का कांटेक्ट होता है, इसलिए वेलोसिटी जीरो होती है जब वो स्टेशनरी होता है। बट ये मूव कर रहा है तो क्या करेगा? ये जो वेलोसिटी इसकी होगी, बाजू वाली लेयर की भी वही वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इसकी होगी, बाजू वाली लेयर की वही वेलोसिटी। अब ये जो बाजू वाली लेयर है और ये लेयर है, उनके बीच का तो आप देखोगे ना तो वेलोसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये वाली स्टेशनरी लग रही है और ये वाली मूव कर रही है। एंड सिंस मूव कर रही है और ये स्टेशनरी है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस करेंगे। कि भाई एक लेयर मूव हो रही है और एक लेयर नहीं हो रही है, तो वो क्या करेंगे? विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस करते हैं। समझ में तो आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आप किसी भी चीज, किसी बॉल को नीचे फेंकोगे तो बॉल के कांटेक्ट में जो लेयर है, बॉल को तो नीचे जा रहा है तो उसके कांटेक्ट वाली लेयर भी नीचे जाएंगी, और बट दूर वाली लेयर होंगी वो क्या करेंगी? वो ऊपर जाएंगी। वो तो ऊपर नहीं जाएंगी, वो ऐसे ही रहेगी। However, the fluid at large distance from it remains at rest, जैसे मैंने बताया ये वाला at rest. This produces relative motion between different layers of the fluid. इन दोनों के बीच का relative difference प्रोड्यूस कर रहा है। As a result, the body experiences a viscous force which tends to retard its motion. इसलिए वो विस्कस फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण मोशन क्या करेगा? अपोज करेगा। एंड दिस रिटार्ड, देखो अभी सिंस दोनों के बीच में प्रेशर, ये डिफरेंस आ रहा है रिलेटिव मोशन का, तो वो विस्कस फोर्स लगेगा और रिटार्ड करेगा। एंड दिस रिटार्डिंग फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ बॉडी बढ़ाओगे, रिटार्डिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ये आप जानते ही हो, हमने वही तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए देखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx। तो स्टोक्स लॉ क्या बताता है कि ये जो रिटार्डिंग फोर्स है वो कितना लगेगा? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, जिसकी वेलोसिटी v है और जिसकी विस्कोसिटी एटा है, उसका ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 6 पाई एटा rv। ये था स्टोक्स लॉ, ये है स्टोक्स लॉ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से लिख लिया बेटा? समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा फ्लूइड में, वो चाहे लिक्विड हो या एयर हो या गैस हो, उसको एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। क्यों? बिकॉज ये जो सारी लेयर्स होती है वो उससे काफी दूर होती है, बट उसके आसपास वाली लेयर उसके कांटेक्ट में होती है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, इसलिए फोर्स लगा। ओके, अब इसका भी डेरिवेशन हम देख लेते हैं। Condition for Stokes law to be valid, assumption जिसको the fluid through which the body moves has infinite extension, infinite मतलब बहुत दूर तक फैली हुई है, ये like sea और ocean। The body is perfectly rigid and smooth, उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स दूसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा, there is no slip between the body and fluid। slip मतलब समझ रहे हो ना, ओ आप जब साइकिल चलाते हो या चल रहे होते हो तो अचानक से स्लिप हो जाते हो, नो, कंटिन्यूसली उसके साथ कांटेक्ट में है। चौथा, द मोशन ऑफ द बॉडी डज नॉट गिव राइज टू टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन मतलब वो जैसे देखते हो ना, वो टॉर्नेडोज लाइक बन जाते हैं छोटे छोटे, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। अब बोलो सर स्ट्रीमलाइन क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। द साइज ऑफ द बॉडी स्मॉल, ये जो हमने बॉल लिया वो काफी छोटा है, बट रिलेटिव मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स से काफी बड़ा होता है। जो बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के या लिक्विड के, उसके कंपेरिजन में काफी बड़ा होता है। दस द मीडियम इज होमोजेनस एंड कंटिन्यूस फॉर सच अ बॉडी। समझ में आया? ये देखो, ये इसकी साइज बड़ी है, बट यहाँ के जो लिक्विड्स होंगे मॉलिक्यूल्स, उनके कंपैरिजन में इसकी साइज काफी बड़ी है। उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में उनकी साइज काफी बड़ी है, इसलिए ये बताना चाहता है। ठीक है, ये 5 आपको कंडीशंस याद रखनी है स्टोक्स लॉ की। तो स्टोक्स लॉ डिपेंड क्या करता है, उसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, विस्कस फोर्स F विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी और रेडियस और वेलोसिटी, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी का पावर A, रेडियस का पावर B और वेलोसिटी का पावर C। तो F इज इक्वल टू K, विस्कोसिटी का पावर A, R का पावर B, वेलोसिटी का पावर C। अब एक बात समझ लो, आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T का पावर -2, एटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L-1 T-1, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L1 T-1 और r का तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। therefore कंपेयरिंग करेंगे तो f की जगह पे m1 L1 T-2, एटा की जगह पे m1 L-1 T-1 का पावर a, r की जगह पे l का पावर 1 b और b की जगह पे m0 L1 T-1 का पावर c। तो ये क्या हो जाएगा m1 L1 T-2, बताओ m का पावर a और कोई है ही नहीं, m का पावर a, समझ रहे हो? हाँ, l का पावर -a प्लस b प्लस c, t का पावर -a और -c। अब कंपेयर करते हैं, देख लो। तो देयरफॉर कंपेयरिंग a की वैल्यू 1, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड -a माइनस c इज इक्वल टू -2। -a प्लस b प्लस c एंड देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। सो एज यू कैन सी a b c तीनों की वैल्यू सेम निकली, तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k, एटा का पावर 1, क्या लिखेंगे, r का पावर 1 और v का पावर 1। ऑन एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, f इज इक्वल टू k की जगह पे क्या 6 पाई एटा r v, k की वैल्यू निकली थी 6 पाई, तो इस हिसाब से निकला। ठीक है, आगे समझ में बेटा? अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने देखा कि भाई कोई भी लिक्विड को आप नीचे फेंक रहे हो तो उसके कारण बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगे, विस्कस फोर्स तो नहीं बोल सकते हैं वो हमने देखा था ना, ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट, बट उसका वेट नीचे लगेगा। अब सिंस ये बॉडी नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ वी प्लस एफ बी। मानते हो? बराबर है। अब उसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे आएगा ना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बट एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेता है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। और वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको वो अटेंड कर लेता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझ पा रहे हो ना? जैसे देखो ऊपर से आप नीचे फेंकोगे तो आएगा आएगा आएगा, जैसे नीचे जाओगे तो देखो सब कुछ चेंज होता जाएगा, बट वो एक उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर वो चेंज नहीं होगी, वही बता रहा। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, नीचे आ रहा है, इट प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट डिफरेंट लेंथ, वो हमने देख लिया। एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स व्हिच टेंड्स टू रिटार्ड इट्स मोशन, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है। एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, हमने देखा था कि भाई विस्कस फोर्स लग रहा है, नीचे 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 जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एफ भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो द फोर्स कौन सा, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ जो है वो बढ़ता जाएगा। अ स्टेज इज रीच्ड, मतलब एक पॉइंट आएगा व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी बिकम जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, डब्ल्यू और ये दोनों सेम हो जाते हैं। देन अगर सेम हो गए तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा मतलब जो उसकी वेलोसिटी थी वही, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया जो वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रहा है वही वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा। No force acts on the body and it begins to move with a constant velocity, so constant velocity travel करेगा। And the maximum constant velocity acquired by a body, maximum constant velocity acquired by a body falling through a viscous medium is called terminal velocity। मैं इसका एक वीडियो बताऊंगा आपको, आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ में तो आया कि भाई जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एफ भी बढ़ेगा, एफ भी बढ़ेगा तो एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों का एडिशन और इसका दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, फिर ये
तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा मतलब जो वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रही है उसी वेलोसिटी के साथ आएगी, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा, और उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एटा। बॉडी की भी डेंसिटी होगी, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ बॉडी। As the body falls, the various forces acting on the body are as shown in the figure. फिगर में हमने देखा ना, दो ऊपर जा रहे थे, एक नीचे जा रहा था। वेट ऑफ द बॉडी कहाँ पे जा रहा था, डाउनवर्ड। वेट ऑफ द बॉडी mg, m मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अपथ्रस्ट कहाँ पे लग रहा था, ऊपर। u का फॉर्मूला होता है v सिग्मा g, क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, v सिग्मा g, v रो g। आ गया। फोर्स F वो भी अपवर्ड लग रहा था स्टोक्स लॉ के कारण, F इज इक्वल टू 6 पाई एटा RB। आ गया समझ में, पक्का। अब एक पॉइंट आएगा, clearly the force of viscosity increases as the velocity of body increases. A stage is reached when the weight of the body becomes just equal to the sum of the upthrust and viscous force. अपथ्रस्ट ऊपर, विस्कस फोर्स ऊपर, वेट नीचे। अपथ्रस्ट मतलब बायन्सी फोर्स, राइट। तो उसका मतलब क्या हो गया, u प्लस एफ इज इक्वल डब्ल्यू। u हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, एफ है हमारा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई एटा आरबी, और w है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब मैं इस बंदे को इस साइड लेके, या सॉरी इस बंदे को मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो 6 पाई एटा आरबी तो बचा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। उस साइड जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब और g कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा, रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा। आगे मैंने शायद बोलने में गलती कर दी होगी, तो टेंशन मत लेने का, ठीक है। और मुझे अब v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 पाई एटा आरबी को नीचे लेके जाऊंगा, तो उससे पहले पाई और पाई कट हो जाएंगे, r और ये कट हो जाएगा आर स्क्वायर, बराबर है। ये इसको मैं कट कर सकता हूँ 3 के साथ, और इसको मैं कट कर सकता हूँ 2 के साथ, तो 2 3 नीचे जाएगा 9, एटा जाएगा नीचे, आर स्क्वायर पड़ा है, सिग्मा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। और ये है टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम वीटी भी लिखते हैं बहुत बार। आया समझ में बेटा, पक्का। अब रिजल्ट जो हमें निकला उसके हिसाब से डिस्कशन करते हैं। क्या फॉर्मूला निकला, v का फॉर्मूला निकला 2/9 आर स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, सिग्मा रो माइनस सिग्मा जी बाय एटा। फिगर शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल स्फीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। क्या होगा, रेस्ट से छोड़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी उसने मैक्सिमम अटेंड कर ली, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, from rest into a viscous medium varies with time. Initially the body is accelerated and after some time it requires the terminal velocity v। फिगर से ये पता है। दूसरा, the terminal velocity is directly proportional to the, देख लो, square of the radius of the body। जितना बॉडी का साइज बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। That is why bigger raindrop falls with a larger velocity compared to the smaller raindrops। ये भी तो सही सोचने की बात है, ठीक है। बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स है वो ज्यादा स्पीड से गिरेंगे, लगते हैं, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स इतनी स्पीड से नहीं करेंगे। तीसरा, द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी, दैट इज रो माइनस सिग्मा। अगर मान लो इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो क्या होगा, द बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अगर रो बड़ा है तो वो नीचे जाएगा, इफ रो छोटा है तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, दैट इज बॉडी विल राइज थ्रू द फ्लूइड। हम जितना भी प्रेशर देंगे वो ऊपर जाने की ट्राई करेगा। दैट इज व्हाई एयर बबल इन अ लिक्विड एंड क्लाउड्स इन अ स्काई आर सीन टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है ना, बबल्स ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाता है इसलिए। और तीसरा, अगर दोनों सेम है तो रो माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, बॉडी रिमेन सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। समझ में आया, पक्का। एक एक मार्क के लिए आ सकते हैं। चौथा, द टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये तो आप भी जानते हो, अगर जितना गाढ़ा लिक्विड मतलब कोएफिशिएंट बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। अगर ऑयल ले लेते हैं, मान लो ये कंटेनर ऑयल का लिया और ये कंटेनर वाटर का लिया, इन दोनों में हमने एक बॉल को नीचे फेंका, किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी,
तो ऑब्वियसली वाटर में ज्यादा होगी। द मोर विस्कस द फ्लूइड द स्मॉलर द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। पांचवा, द बॉडीज ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट थ्रू विच अ बॉडी इज ड्रॉप्ड। ये भी बात सही है, कितने हाइट से फेंका उससे उसको कोई लेना देना नहीं, टच होने के बाद जो नीचे आएगा वो उसकी वेलोसिटी। एंड लास्ट, knowing the values of sigma, rho, r and v can determine the coefficient of viscosity as follow। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी पता है, r पता है, सिग्मा पता है, रो पता है और जी पता है, तो आप एटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। आप बोल रहे थे ना सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालते हो, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। क्लियर हुआ? सो ये सारे मेथड से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक वीडियो बताऊंगा, पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई किस हिसाब से होता है। लिख लिया? हाँ, देख पा रहे हो ना सब लोग? ठीक। देखो ये बता नीचे गिर रहा है, सिंस ये एयर है मतलब ये फ्लूइड है। देखो ये यहाँ पे आप देखोगे ना, अल्टीमीटर मतलब उसकी एल्टीट्यूड। अब वेट उसका नीचे लग रहा है, विस्कस ड्रैग ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, इसलिए देखो ये नीचे आ रहा है। अभी धीरे 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 वो एक वेलोसिटी अटेंड कर लेगा। ही रीचेज टर्मिनल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 120 माइल्स पर आवर के हिसाब से वो नीचे आ रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर ली, अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। समझ रहे हो? उसको अभी भी नो डाउट ये जो दो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएंगे। कौन से फोर्स? नीचे वाला फोर्स कौन सा? वेट। ऊपर वाला फोर्स कौन सा? यू प्लस एफ, अपथ्रस्ट एंड स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने विस्कस फोर्स निकाला था, वो दोनों बैलेंस हो गए, इसलिए वो एक टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम अटेंड कर दी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड नीचे जाता जाएगा, एक टाइम आएगा उसको पैराशूट ओपन करना पड़ेगा, वरना पैराशूट के बिना वो गिर जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए देखो जैसे ही वो आया उसने अटेंड कर दिया, अब वो पैराशूट के थ्रू नीचे पैराशूट हो जाएगा, तब उसका कोई वो विस्कस फोर्स और वो सब कम लगेगा इस हिसाब से। आ गया समझ में? तो ये एयर भी एक टाइप का फ्लूइड ही है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से इसमें भी आप वो लॉजिक लगा सकते हो। वापिस ये देखो, ये रहा, एक बार और इमेज देख लीजिए। क्लियर हुआ? विस्कस फोर्स, बायंसी फोर्स, वेट नीचे। डन विद दिस पार्ट, अच्छे से क्लियर हो गया? पक्का? डायग्राम में और उधर मैंने टर्मिनोलॉजीज अलग लिए हैं, बट वो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? सिग्मा लिया है, रो लिया है, इसको यू लिया है और इसको एफ लिया है। That's all for today. Take care and study well, beta.